वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी फैक्ट्स में। दोस्तों, LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपना फर्स्ट पार्ट का जो भी शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे अकाउंट्स बैकग्राउंड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी अकाउंट के सेक्शन से, जो थ्योरी के सेक्शन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम सबको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस करके हम कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह मन है तो करो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना किसी चलिए। पहला क्वेश्चन है, दिवालिया के संबंध में गार्नर बनाम मर्रे मामले का वर्णन करें। यह मामला भारत में कहाँ तक लागू होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपका रहेगा ये। ठीक है, डिस्क्राइब द केस ऑफ गार्नियर वर्सेस मुर्रे in content with insolvency, how for this case apply in India। तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, और करके ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गार्नर बनाम मर्रे के विवाद को विस्तार से समझाइए या लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साझेदारी खाता के समायोजन के संबंध में गार्नर बनाम मर्रे के मुकदमे में क्या सिद्धांत निश्चित किए गए हैं, वर्णन करें। तो चलिए भाई वर्णन करते हैं क्वेश्चंस को। उम्मीद है आप लोग अच्छे से देख लिए हैं। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के। देखिए, चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम इसे समझेंगे अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर जो इसका है, गार्नर बनाम मर्रे नियम एक आया था। ठीक है, ये जो आया था वो साझेदारी के संबंध में एक नियम बनाया गया था। चलिए देखते हैं क्या थी ये नियम। भारत साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार विभिन्न अनुबंध में के अभाव में एक साझेदार के दिवालिया हो जाने पर यह फॉर्म का अंत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम, पहला बात तो ये जानने का है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कितना में आया था, 1932 में। तो ये भारतीय साझेदारी अधिनियम जो आया था हुआ यूँ था कि उसमें एक बात कही गई थी। बात ये कही गई थी कि अगर कोई कंपनी, मान लीजिए राम, ये एग्जांपल आपको आगे भी समझाया जाएगा, श्याम और मान लीजिए मोहन, ये तीनों मिलकर एक कंपनी खोलता है। ठीक है, और कंपनी में से मान लीजिए अगर ये आदमी अगर दिवालिया घोषित हो जाता है, तो ये तो तीनों मिल के इसने कंपनी खोला था। ठीक है, अगर ये दिवालिया हो जाता है तो क्या ये दोनों को सामर्थ्य नहीं है कि अकेले चला सके। इस स्थिति में ये कंपनी का क्या होता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, तो वो 1932 में जो अधिनियम लाया गया था उसमें यही कहा गया था कि भाई साहब, अगर कोई भी साझेदार दिवालिया घोषित, मतलब दिवालिया तो जानते ही, दिवालिया मतलब होता है कि अगर कोई साझेदार खुद को दिवालिया घोषित कर दे, मतलब उसके पास पूंजी समाप्त हो गया, वो अपने आप को बोले कि भाई हम कोर्ट को बोल दे कि दिवालिया घोषित हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस स्थिति में करेगा क्या कोर्ट, तो उसका जितना भी सामान वगैरह होगा उसको जब्त कर लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दिवालिया। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहती है। अतः जब एक साझेदारी का अंत किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण होता है तो इसका अर्थ है कि साझेदार दिवालिया घोषित किया गया है। जैसा कि मैंने बोला, अगर कोई साझेदारी का ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं। दिवालिया हो जाने के कारण किसी फर्म का अंत समापन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह फर्म के प्रति अपने संपूर्ण दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई साझेदारी है, भाई साहब ये रंबा है, श्यामा है और कौन था भाई, मोहना है, इस सब का जो दायित्व एक समान होगा। ये नहीं कि चला ये ज़्यादा पैसा दे दे, ये कम पैसा दे दे, ये ज़्यादा पैसा नहीं, पैसा से भी अगर बात होता है तो सब समान रूप से कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद अतः कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो उसके दिवालिया होने से फॉर्म समाप्ति होने में जो कमी आती है उस पर उसे पूरा करने का दायित्व बाकी साझेदारों को होता है। कहा जाता है कि मान लीजिए अगर ये राम जो है, चाहे रमुआ मान लीजिए, रमुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा, रमुआ है, अगर ये दिवालिया घोषित कर दिया गया तो बाकी का जो उसका कर्जा है, जितना भी पैसा वगैरह का हिसाब है, वो पूरा किसको करना पड़ेगा? शंबा को और मोहना को। चलिए ये भी ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए ये बात तो हम जान गए कि भाई जो राम था, मान लीजिए रमुआ, इसका ये दिवालिया हो गया तो बाकी दो साझेदार उसका कमी पूरा करेंगे। अब ये बात ये है कि दोनों आप किस तरह से, श्याम और मोहन किस तरह से, किस अनुपात में, मान लीजिए किस रेशियो में उसका जो है सो भरपाई करेंगे। ठीक है, किस किस रेशियो में उसका भरपाई करेंगे, इसके लिए भी कानून दिया गया था। ठीक है, इसके लिए क्या था कि 1903 ईस्वी के पहले दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी का अन्य शोध सक्षम साझेदारों के अनुपात में पूरा करते थे, जिस अनुपात में लाभ विभाजित होता है। कहने का मतलब जिस अनुपात में इस दोनों का लाभ का विभाजित हुआ था, जितना प्रॉफिट मोहना कमाया था, जितना सोहना कमाया था, इस दोनों के रेशियो में हम निकाल के उसका जो भरपाई होता था करते थे। परंतु नवंबर 1903 में इंग्लैंड में जस्टिस जोयस ने गार्नेट वर्सेस मुरले नाम के सिद्धांत पर मुकदमे के फैसला किया था। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि गार्ने और मुरले, अब आता है मुर्रे, साला कैसा नाम है पता भी नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, तो गार्ने और मुरले ये दोनों था। तो ये क्या था, इसमें इसका मैटर देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या बोला, नवंबर 1903 में इंग्लैंड के जस्टिस जोयस ने गार्नेट वर्सेस मुर्रे नामक प्रसिद्ध मुकदमे के फैसले में दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी के संबंध में नया सिद्धांत दिया था, जो इस प्रकार थे। देखिए दोस्त, क्वेश्चंस मेरा यही था कि गार्नेट वर्सेस मुर्रे के नियम के बारे में बताना था क्या था, और भारत में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, भारत में किस तरह तक वो चलाई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। जस्टिस जोयस जो थे उसके उस समय जो थे ना, वहाँ के इंग्लैंड के कोर्ट के वो थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, अब ये कहा गया, उन्होंने 3 नियम दिया था। ठीक है, पहला नियम था, फर्स्टली लॉस ऑन रियलाइजेशन शुड बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो, मतलब वसूली की गई हानि सभी साझेदारों में लाभालाभ के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी वसूली की हानि है, मतलब जो रमुआ जो छोड़ के चला गया उसका हानि है, वो दोनों साझेदार जो कौन मोहना और सोहना में इक्वल रेशियो में बटेगा। ठीक है, दूसरा बात क्या कहा गया था, सेकेंडली द सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग इन द कैश इक्वल्स टू देयर शेयर ऑफ द लॉस ऑन रियलाइजेशन। कहने का मतलब था कि वसूली की हानि में शोध सक्षम साझेदारों नकदी में देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब था कि उसको जो भी पैसा है वो नगद रूप में सॉल्वेंट पार्टनर को देना चाहिए था। और तीसरा जो नियम था वो था कि लास्टली द टोटल डिफिशियंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल शुड बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द proportions of their capitals as they stood after the, आगे भी है कुछ। कहने का मतलब यही था कि जो भी, लेकिन उसको पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। अब गार्नर बनाम मर्रे का जो नियम है ये क्या कहता है, ज़रा हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल्का सा स्लाइड कर देंगे। एक्चुअली थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक बोर्ड आ जाने के बाद हम सारा उस पर बताएंगे, उसके थ्रू बताएंगे, लेकिन ये इस तरह से अच्छा ही है क्योंकि समझाने में अच्छा होता है। जब अपने खुद से लिखा हो तो थोड़ा समझाना आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि
गार्नर बनाम मर्रे के नियम के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, गार्नर और मर्रे तथा विल्किंस, भैया GM और V, लिख दीजिए GM और V, ये तीनों क्या थे, इंग्लैंड में एक फॉर्म के साझेदार थे, मतलब एक फॉर्म तीनों मिलकर के चलाते थे। उनकी पूंजी असमान थी। कहने का मतलब इसका पूंजी कुछ और था, 5 रुपया मान लीजिए, इसका पूंजी 2 रुपया, इसका पूंजी 3 रुपया, एक मानने के लिए बोला। इसमें बताया गया है कि कितना पूंजी है वो आगे देख रहे हैं। तो मान लीजिए ये तीनों साझेदार थे, तीनों ने मिलकर के एक फॉर्म का गठन किया था और तीनों के पूंजी जो थे असमान रूप से लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद था कि लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में करते थे। जो भी पूंजी तो असमान था, लेकिन जो भी लाभ होता था, मान लीजिए जो भी उसका प्रॉफिट होता था कंपनी में या लॉस होता था, वो क्या करते थे, समान इक्वल रेशियो में विभाजित कर लेते थे, समान अनुपात में एक दूसरे को दे दिए। ठीक है, अब चौथा नंबर पॉइंट इसमें आ जाता है कि 30 जून 1900 को उनकी फॉर्म का विघटन हो गया। भाई विघटन हो गया मतलब फॉर्म बंद। अब काहे हुआ देखते हैं, का किया, कुछ कर तो क्या होगा दोनों ने सर्वा सब मिल के। देखते हैं पाँचवा, विघटन पर फॉर्म की समाप्तियों के रुकरीकरण, बाह्य दायित्वों का एवं साझेदारों के ऋणों का भुगतान दिया गया। कहने का मतलब जो विघटन हुआ तो भाई जितना भी रोकरवा निकाला दे, जो बेचारा जो दिवालिया घोषित करके निकल गया होगा वो तो बच गया होगा, लेकिन बाकी तो 2 पे पारा होगा बोझ। ठीक है ना, देखते हैं आगे। विघटन के समय गार्नर की पूंजी 25 पाउंड थी। वहाँ के इंग्लैंड जो होता है ना, इंग्लैंड की जो मुद्रा होती है उसको हम पाउंड बोलते हैं। ठीक है, पाउंड में नापा जाता है। तो उस समय जो गार्नरवा था, इसका पूंजी कितना था, 2500। ठीक है, और जो मरलवा था वो कितना था, उसका पूंजी 314 पाउंड। मतलब एक चीज़ देखिए कि इसका पूंजी कितना था, 2500, इसका कितना था, 314 पाउंड। और जो विल्किंसन था उसकी पूंजी कितनी थी, 163 पाउंड, मतलब सबसे कम इसी का था। और अगला पॉइंट है, ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं और लिखना चाहिए आपको। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आए तो एक पॉइंट को बारीकी से आप समझाएंगे इनको। ठीक है, जो एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बच्चा पढ़ ले है। चलिए ठीक है, उसके बाद विल्किंसन दिवालिया हो गया और कोई राशि देने से मना कर दिया, मतलब उसके योग्य रहा नहीं। भाई जब ये 163 पाउंड लेके कूद रहा था, अब हो गया दिवालिया, घोषित कर दिया। ये तो निकल के भाग गया। अब ये दोनों ऊपर पड़ गया, गार्नरवा और दोनों मर गया। मतलब इसको भरना पड़ा पैसा। अब विवाद क्या था, सो देखते हैं कि आखिर इसमें विवाद वाला ऐसा क्वेश्चंस था क्या। ये रहा आ गया, देखिए विवादित प्रश्न उठता है भाई साहब। देखिए क्या विवादित प्रश्न यह था कि रुकरीकरण हानि तथा विल्किंसन की पूंजी की कमी, मतलब 335 प्लस 263। अब ये क्या है भाई साहब, विल्किंसन की हानि हुई थी 235 की, और उनका जो पूंजी था 263 था। वहाँ पे 163 मैंने गलत लिखा था शायद, उसको आप 263 कर लीजिएगा। ठीक है, 263 थी, तो टोटल कितना था, 898 पाउंड की राशि गार्नर तथा मर्रे दोनों को देना था। अब इसमें मैटर ये था कि कितना अनुपात में थे। ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम के अनुसार दोनों समान अनुपात में हानि का वहन करें। कहने का मतलब कि गार्नर और मर्रे ये जो था, इसको दोनों को समान रेशियो में करना था। अब गार्नर जो था ज़्यादा पैसा लगाया था, गार्नर कुमार, उसने बोला कि भाई साहब हम तो लाभ हानि के अनुपात में देंगे। मान लीजिए ये 5 रुपया लाभ कमाया और ये 5 रुपया, तो ये दोनों को 5-5 देना पड़ेगा ना भाई। अब एक बात बताइए, आगे मैटर आप समझिएगा। मैटर क्या था, मैटर बहुत दंगल वाला था, जैसे अपने लोग के गाँव में हो जाता है ना, वैसा ही था। देखिए कितनी अनुपात में देने, ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम के अनुसार दोनों समान अनुपात में हानि वहन करें, अर्थात उसका जो 800 कितना था, 898 हुआ ना यहाँ पे टोटल जोड़ के भाई उसका हानि, तो उसको 2 भागों में बांट देगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 449 पाउंड।
की हानि प्रत्येक वहन करेगा। इस तरह गार्नर का पूंजी कितना था भाई साहब? गार्नर का पूंजी तो 2500 था। अब 2500 में से उसका जो हिस्सा बना, हिस्सा देना कितना है? 449 पाउंड। तो इसको मतलब 249 पाउंड बच जाएगा, सॉरी 2001 पाउंड बच जाएगा। अरे भाई साहब 2500 रुपया था उसका पूंजी, 2500 पाउंड था ना, उसमें से 400 कितना 449 पाउंड इसको देना है, चुकाना है। तो इसके पास कितना बच गया? 2100 बच गया ना, 2100 पाउंड इसके पास बच गया। लेकिन प्रॉब्लम था किसके साथ? ये मरले कुमार के साथ। मर्रे कुमार जो थे ये थे 400, इसका जो टोटल पूंजी था कितना, सॉरी देना कितना था? 449 रुपया। ये बेचारा का पूंजी कितना था? मर्रे का पूंजी 314 रुपया, मैंने ऊपर में बताया था, ठीक है। और ये कितना है, देना कितना है? 449। अब इसमें से इतना को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। पूंजी ना माइनस करेंगे भाई, तो माइनस किए पूंजी तो कितना हुआ? 135 रुपया बेचारे को और देना पड़ता है। बताइए, इसका तो प्रॉफिट हो गया, इसमें 2100 रुपया इसको बच गया, ठीक है। और इसको क्या था? 135 रुपया और देना पड़ता है। घरारी बेच के देगा? बताइए, अभी ये कहीं का नियम तो नहीं है। तो आप बोला मर्रे साहब कि हम जाएंगे कोर्ट में, सो लाभ हानि के अनुपात में नहीं बांटा जाना चाहिए। ये बोल रहा था गार्नर कुमार बोल रहे थे कि भाई लाभ हानि के अनुपात में बांट दो, लेकिन ये मर्रे कुमार बोल रहे थे कि नहीं, पूंजी के अनुपात में बांटो, क्योंकि साला मेरा पूंजी कम है तो हमको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, हमको 135 रुपये और देना पड़ेगा, पाउंड देना पड़ेगा। तो इसीलिए पूंजी के अनुपात में दोनों में हो गया भयंकर युद्ध हो गया, मलयुद्ध हो गया। अब ये साला दोनों चला गया बिना सोचे समझे कोर्ट। चलिए, तो कोर्ट में जाने के बाद क्या? देखिए दोस्तों, काफ़ी हार्डली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब तक हम इसको कहानी के रूप में रिलेट नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो याद नहीं होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन काफ़ी आसान तरीके से आप समझ जाइएगा पूरा वीडियो को, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, गार्नर इस तर्क के पक्ष में था, परंतु मर्रे जो था इसके पक्ष में नहीं था। यही बात हम बोले आपका। अब विवाद का निर्णय क्या निकलता है? तो न्यायाधीश जोयस जो थे वो नवंबर 1903 विवाद के निर्णय किया गया। विवाद का निर्णय निम्नलिखित प्रकार था। अब देखते हैं क्या क्या था विवाद का निर्णय। पहला था कि रोकड़ीकरण का हानि कितना था? 635 रुपया था ना, और मर्रे का पूंजी 635 रुपया मर्रे का पूंजी कितना था? 100 कुछ था, समथिंग था, 135 के आसपास। तो अब देखिए, मर्रे का पूंजी दोनों जोड़ा गया है। इसमें क्या बोल रहा है? रोकड़ीकरण का हानि तीनों साझेदारों में उसके लाभ हानि के अनुपात में बांटा गया। पहले तो जितना हानि था तीनों साझेदार का लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया गया। रोकड़ीकरण की हानि शोधम साझेदारों गार्नर हम मर्रे नगद देंगे। जो रोकड़ीकरण का हानि था, मान लीजिए हानि था, जिसका लाभ हानि अनुपात में हम निकाले, ये बेचारा दोनों को गार्नर कुमार और मर्रे कुमार को कैश देना होगा। कौन बोले? जोयस जी बोले। चलिए भाई, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे है कि दिवालिया साझेदार की पूंजी कुल कमी, मतलब पूंजी खाते प्लस रोकड़ीकरण। विल्किंसन के खाते में जितना रुपया था इतना, मतलब 800 कुछ जो मैंने बताया था। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कुल कमी को शेष सक्षम साझेदार पूंजी के अनुपात में करेंगे। हाँ, मर्रे का नियम, अभी बेचारा मर्रे भी खुश हो गया कि भाई चलो पूंजी के अनुपात में करेंगे, हमको कम लॉस होगा, ठीक है। समर्थ साझेदार का पूंजी अनुपात विघटन की तिथि पर चिट्ठे में प्रदर्शित पूंजी के अनुसार निकाला जाएगा। मतलब उसका जो समर्थन पूंजी है, समर्थन साझेदारों का जो पूंजी का अनुपात है, वो एक चिट्ठा बना के उस डेट पे अपना प्रदर्शित पूंजी निकलती है। ये कोर्ट का निर्णय था। अब देखते हैं कि बकलवा आदमी, मतलब जो निर्णय के आलोचना करने वाला तो कुछ लोग होता है ना अपने गांव जैसे, क्या करता है आलोचना? गार्नर कुमार, मतलब कुमार ऐसे ही बोल देते हैं, लिख मत देना यार, ठीक है। गार्नर कुमार और मर्रे के विवाद में किए गए निर्णय के निम्नलिखित आधारों पर कूट आलोचना की गई। सक्षम साझेदारी से रोकड़ीकरण हानि के नगद मंगवाना व्यवहारिक नहीं। मतलब जो हानि हुआ था, मान लीजिए जो हानि हुआ था जो भी, उसको हम नकदी में क्यों मंगवाए भाई? हाँ, काहे नकदी में मंगवाए?
सही था बेचारा। अब नगद में मर्रे कुमार के पास वैसे भी मॉरल है बेचारा, उसके पास नकदी नहीं होगा तो क्या करेगा। मान लीजिए गार्नरे कुमार के पास मान लीजिए पूंजी नहीं है तो कहाँ से लाएगा उस समय, ये भी ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अरे भाई साहब ये लास्टवा वाला देखना पड़ेगा इसी में। ओहो पूंजी खाते का शेष यदि हानि से अधिक है, मतलब जैसे पूंजी का खाता का जितना हानि से अधिक है तो धनराशि बनाना उचित नहीं। इसका मतलब नहीं समझे बबुआ कि पूंजी खाते का हानि कितना था भाई साहब, उसका 600 कुछ था, 600 समथिंग, और शेष जो था उसका धनराशि कितना था 135 समथिंग। तो ये दोनों से अगर अधिक है, इससे अधिक है तो धनराशि बनाना उचित नहीं है। ठीक है आगे देखते हैं। अरे अब देखिए यदि किसी, अब तीसरा पॉइंट जो था उसमें था क्या बोला गया कि यदि किसी संपन्न समक्ष साझेदार का खाता नाम मात्र का शेष दर्शाता है तो पूंजी का अनुपात बहुत कम होगा तथा उस पर दायित्व भी कम होंगे। ये बात ठीक है बोला था कि भाई अगर लाभ हानि का अनुपात अगर कम है तो उसका दायित्व भी ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है तो ये तीनों उसके मतलब जो निर्णय दिया गया था, कौन जो जोसेफ साहब थे निर्णय दिए थे उसके समकक्ष में बोला गया था। अब देखिए इस सब को जैसे क्वेश्चन पूछता है ना दोस्तों, उसी हिसाब से अरेंज करके हर एक चीज़ों को लिखना होता है। तो हमने हर एक चीज़ को अरेंज करते ही लिखे। अब लास्ट में ये भी था कि भारत में इसका क्या असर है। भाई भारत तो इसे मानने वाला नहीं है, उसका अपने नियम निकाल लेता है। इंडिया इज ऑलवेज देयर। ठीक है तो देखिए ये क्या बोलते हैं इनका, गार्नर और मर्रे के नियम तथा भारत। गार्नर बनाम मर्रे के नियम का भारत में पालन करने के संबंध में विवादास्पद स्थिति है। मतलब विवाद बनने पर हम कहें तुम्हारा बात माने। कुछ लोगों का कहना है कि इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। हाँ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे हम काहे एक दोनों का पालन करें, हम अपना नियम काहे नहीं बना दे। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसका पालन करना चाहिए। भारत में साझेदारी संलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी भारत में साझेदारी का संलेख है और साझेदारी अपने लोग किसी में मिल बांट के कर लेते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है संलेख में दिवालिया की पूंजी की कमी करने का अनुपात तय किया गया, उसी का पालन किया जाता है। जो भी भाई पूंजी का अनुपात तय किया जाता है ना, उसी का क्या किया है पालन करते हैं हम लोग। यदि साझेदार संलेख में दिवालिया साझेदार की कमी को पूरा करने के संबंध में कोई समझौता नहीं किया गया जो तो भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 के धारा 48 से बाप रे बाप 48 से लाग जी हो प्रभावशाली होंगे, जिसके अंतर्गत अन्य हानियों की भांति पूंजी की कमी से उत्पन्न हानियों को भी समक्ष साझेदारों द्वारा लाभ हानि विभाजन के अनुपात में वहन करना होगा। तो मैटर ये है बबुआ कि अगर 1935 से पहले हमने शुरू में बताया था आपको कि ये एक ही नियम था कि बेचारा सब अपना लाभ और हानि के अनुपात में दिया जाना चाहिए। ठीक है तो 32 में कानून कहता है भारत साझेदारी अधिनियम कि अगर लाभ हानि अनुपात में देने से तुम मना करते हो, नाकर नुकर करते हो, तो बबुआ तुमको 48A के तहत तुम पे कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, जितना तुम्हारा लाभ हानि का जो अनुपात निकलेगा उतना देना पड़ेगा और कार्रवाई अलग से। तो भैया इतना सा था ये क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस था। लास्ट में कुछ ऐसा भी है कि ये तो स्पष्ट है कि ऐसी दशा में भारत में गारने वाला बनने नियम का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो गारनरवा मरलहवा का हम काहे नियम का पालन करें, कोई स्थिति का उतना पालन नहीं किया जाता है। लाभ और प्रॉफिट और लॉस के अनुपात में रेशियो में तुम अगर बांटेगा तो ठीक है, नहीं बांटेगा तो बेटा तुमको 48A लगा दिया जाएगा और जाओगे LKD। समझ गया होंगे। ठीक है तो इतना था कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा करके बेल आइकन का घंटी होगा इसको भी दबा दीजिएगा। हम
अभी देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा सेशन है। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ज़रूरी है कि इसमें मार्क उठाना। और ऐसे हम इतने अच्छे से समझाते हैं ना दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो भी बता दीजिए, हम आगे इस वीडियो में सुधार करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है अच्छा लगा हो वीडियो, और हमारे साथ बने रहे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंट ऑनर्स के, सब हम आपको कवर करा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।